नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। यू वाचिंग एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। दोस्तों, आज हम थोड़ा रीशेड्यूलिंग पर चल रहे हैं, राइट। वैसे आपको ये लेक्चर जो है वो सुबह 6 बजे डिलीवर किया जाता है, लेकिन कल आपको पता है एक लाइव सेशन कंडक्ट किया था, तो इसकी वजह से आई वाज वर्किंग फॉर द होल डे और लाइव सेशन भी 1 आवर से ऊपर चला और उसके बाद भी थोड़ा बहुत काम था। तो आज आई वॉज वेरी लेट व्हेन आई गॉट अप, राइट, बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी टायर्ड। ठीक है, बट चलो, इसमें ब्रेक नहीं रखना है हमें। थोड़ा आज अगर रीशेड्यूल करना पड़ा इसको तो कोई बात नहीं है। वी हैव 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन आवर टेबल, राइट। लेकिन उससे पहले लेट्स स्टार्ट विथ पॉजिटिव कोट ऑफ द डे। यू हैव विद इन यू the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world. हैरियट कहते हैं ये कि हमारे अंदर वो ताकत है, हमारे अंदर वो धैर्य है और हमारे अंदर वो जज्बा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ही अवेलेबल हैं। लेकिन यहां पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूं, एंड दैट इज एक बार हमें इसका एड्रेस जो है वो पता होना चाहिए। पता है इसका मतलब क्या है? देखिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर मैं आपको भेज दूं, राइट, आई एम श्योर, अगर किसी भी देश में, राइट, या फिर भारत में किसी भी जगह पर आपको भेजा जाए, आप अपने घर तक कहीं से भी पहुंच सकते हैं। इस पृथ्वी पर कहीं से भी आप अपने घर तक पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि यू नो द एड्रेस ऑफ योर होम, आपको आपके घर का पता है। सेम थिंग गोज विथ आवर स्किल्स, सेम थिंग गोज विथ आवर टैलेंट एंड पोटेंशियल। एक बार आपने ये पता लगा लिया कि ये चीज एग्जैक्टली कहां पर है और कैसे यहां तक पहुंचा जा सकता है, एक बार आपने ये चीज सीख ली, उसके बाद आप कभी भी एनी टाइम आप यहां पर जा सकते हैं, आपको हमेशा का एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स द थिंग कि ये शक्तियां हमारे अंदर हैं। हमने ये बहुत बार ये बातें सुनी हैं, लेकिन जो मिसिंग लिंक है दैट इज हमें इसको कैसे अनलॉक करना है, इसको समझना पड़ेगा, राइट। इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, इसकी कुछ मेथड्स होती हैं जिनको हमें सीखना पड़ेगा। एक बार हमने ये सीख लिया, देन दैट्स इट, वी कैन एक्सेस इट एनी टाइम, है ना। प्रैक्टिकल बात, लॉजिकल बात है ये। वी हैव 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। स्केल एंड एम्बिशन, ये COP28 के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। ये रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। इससे पहले भी हमने इसके बारे में, इस विषय के बारे में डिस्कशन की थी, आज ऐड ऑन होगा। कल का जो हमारा लेक्चर था दोस्तों, उसमें हमने कुछ आंकड़े डिस्कस किए थे। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए थे। आज भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। अनसेफ ब्रिजेस, ये एक बहुत ही मीन्स अनफॉर्चुनेट ऐसी चीज़ है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर हमारे देश में बहुत लैक ऑफ अवेयरनेस है। यूक्रेन जो है उसकी पॉलिटिकल और मिलिट्री सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि एक लंबे समय से यूक्रेन पर डिस्कशन ही नहीं हुई और इन जनरल यूक्रेन पर उतनी ज़्यादा मीडिया की भी नज़र जो है वो नहीं रहती। यहाँ थोड़ी बहुत अपडेट्स हमें मिलती रहती है, लेकिन आज जैसे इजराइल और हमास को लेकर चीज़ें जो डिस्कस होती है उतनी ज़्यादा नहीं। कहीं ना कहीं बैक बेंच में ये यूक्रेन वाला युद्ध जो है वो चला गया है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है, इट्स ऑन डिसेबिलिटीज़, राइट, इंडिया डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड द पावर ऑफ बाई। क्या है ये सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं, राइट डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़े उससे पहले बहुत ही क्विकली, राइट, वी हैव लॉन्च्ड दिस कोर्स, लिमिटलेस लीडरशिप इसका नाम है। मैंने इसके बारे में आपको इससे पहले भी बताया था, एंड आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने, जो कल हमने लाइव सेशन कंडक्ट किया था स्टडी ग्लोज पर, यूट्यूब चैनल पर, YT पर, तो ये लाइव सेशन देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट। बहुत सारी चीज़ें आपको पहले सेशन में ही सीखने को मिलेगी। एंड अगर आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम की जो चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी, और उस टेलीग्राम की चैनल को फॉलो कीजिए एंड यू विल फाइंड द लिंक ऑफ लिमिटलेस लीडरशिप वाला जो पहला वीडियो है ना, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ मेरे जितने भी वीडियोस हैं, सारी अपडेट्स मैं टेलीग्राम पर सबसे पहले
इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ या फिर क्या कहते हैं उसको ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ. तो you'll get all the latest updates about me and my videos and everything if you want to know on Telegram. ठीक है. Now, dear friends, let's talk about scale and ambition. 28th edition of the Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. इसका short form है COP28. ये Conference of Parties United Nations Framework Convention on Climate चेंज, इसको क्या कहते हैं, UNFCCC. तो UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, यानी कि सारे देश जो हैं उनकी 28th मीटिंग, 28th एडिशन जो है, इसको COP28 कहा जाता है. ये बहुत ही बेसिक चीज़ है नए स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है. रेगुलर स्टूडेंट्स यू नो इट वेरी वेल, राइट. अब ये जो COP28 है ये अभी तो कहाँ चल रही है, दुबई में चल रही है. इसके बारे में भी हमने बातचीत की थी ना. ये जो COP28 है इसके पहले मेजर अगर कोई गेस्ट बने, कोई गेस्ट, बड़ा नाम, तो दैट इज आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब. जो बाइडेन साहब जो हैं वो COP28 को अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इटली के प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, तो ऐसे अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो इसको ज्वाइन कर रहे हैं और अपनी अपनी आवाज़ जो है, अपने अपने कमिटमेंट्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं. और कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ये सारे देश जो हैं, जिन देशों के हेड ऑफ स्टेट जो हैं या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, डिफेक्टो लीडर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दैट इटसेल्फ मीन्स के ये सारे देश जो हैं वो चीज़ों को लेकर सीरियस हैं. अब डियर फ्रेंड्स, इंडिया का यहाँ पर उपस्थित होना, इन द सेंस कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर जाना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस COP28, इट इज़ मोर अबाउट इंडिया एंड UAE. आई एम श्योर यू नो कि इंडिया और UAE के रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रेटिजिक है. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है हमारे बीच में. तो इस चीज़ को लेकर अब UAE जो है, इट्स लाइक यू नो, हमारे मीन्स, मैं एक बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज वाला एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ यहाँ पर. जब शादी होती है किसी की, तो कुछ ऐसे हमारे रिश्तेदार होते हैं या फिर कुछ ऐसे हमारे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं कि अगर उनके वहाँ पर शादी है तो हम 2 दिन पहले वहाँ पर पहुँच जाएंगे, या फिर अगर सेम सिटी में है तो हम हर रोज़ वहाँ पर आते जाते रहेंगे, राइट. वाई? हम थोड़ा वक्त निकाल कर दिन में, मीन्स अभी 10-15 दिनों की देर है तो एवरी डे, राइट, 30-40 मिनट्स वहाँ पर आप जा रहे हैं, मिल रहे हैं. अगर कोई काम है तो आप उसमें अपना हाथ बटा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, आपकी कार दे रहे हैं, जो भी फैसिलिटीज़ आप दे सकते हैं, राइट, जो भी मदद कर सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट फाइनेंशियली, लेकिन एज ए पर्सन यू गो देयर. वाई? क्योंकि आप चाहते हैं कि ये जो आपके लव्ड वंस हैं उनके वहाँ पर जो एक बड़ा शादी का त्यौहार है या फिर लेट्स से किसी की डेथ हो गई, राइट, जो भी हैं, तो इस प्रकार की सेरेमनीज जो होती है तो उसमें हम एक्स्ट्रा माइल चलते हैं, थोड़ी और ज़्यादा मदद करते हैं, थोड़ा और ज़्यादा हमारा प्रेजेंस रहता है. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका ये जो कहते हैं ना प्रसंग, उनका जो एक प्रकार का जो सेरेमनी है, तो ये बहुत ही सक्सेसफुली कंक्लूड हो जाए, सक्सेसफुल इसका एग्जीक्यूशन हो और सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से फिनिश हो जाए, राइट. सो वी प्रोवाइड दैट सपोर्ट. सेम थिंग गोज हियर. UAE जो है वो इतनी बड़ी COP28 की मीटिंग रख रहा है, तो इंडिया वहाँ पर इसलिए जा रहा है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें UAE जो है वो सक्सेसफुल रहे. एंड सेम थिंग गोज विद कि जब हमारे यहाँ पर G20 की समिट थी तो उस समय पर UAE और जो हमारे दूसरे मित्र देश हैं तो उन्होंने भी इस प्रकार के जेस्चर्स जो हैं वो किए हैं. अब COP28 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ ग्लोबल स्टॉक टेक. कल हमने इसके बारे में बात की थी, ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है ये ग्लोबल स्टॉक टेक को लेकर आपको एक प्रश्न जो है वो डेफिनेटली पूछा जाएगा. हो सकता है कि आपको मेंस एग्जामिनेशन में भी इसको लेकर एक प्रश्न पूछा जाए, राइट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए जिसमें आपको ग्लोबल स्टॉक टेक जो है वो मेंशन करना पड़े. तो ये क्या है ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए. अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कल का जो वीडियो है ना, यानी कि 4 दिसंबर 2023 वाला वीडियो देख लीजिएगा. उसमें मैंने ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है उसको थरोली एक्सप्लेन किया है.
अब COP28 में जो मेजर अनाउंसमेंट किया गया दैट इज लॉस एंड डैमेज फंड। अगेन इसके बारे में भी हमने डिस्कशन की थी, स्टडी ग्लोज पर भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, टेलीग्राम की चैनल पर आप देख लीजिएगा। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, आप देख रहे होंगे कि हम इसको ये आई थिंक थर्ड या फिर फोर्थ टाइम ये चीज़ें जो हैं वो मेंशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इसको लेकर जो भी छोटी बड़ी अपडेट्स आती हैं, वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स अप टू डेट विद इट, राइट। ये एक बहुत बड़ी इवेंट हो रही है, एज यू कैन अंडरस्टैंड। तो एक लंबे समय से जो वल्नरेबल देश हैं, जो छोटे देश हैं, जो गरीब देश हैं, तो ये सारे देशों की एक लंबे समय से डिमांड थी कि हमें क्लाइमेट चेंज के खिलाफ अगर लड़ाई करनी है तो वी नीड फंड्स, हमें पैसे चाहिए। इन पैसों से हम वो टेक्नोलॉजी खरीदेंगे जिससे हम क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे, उसकी स्पीड को कम कर पाएंगे, उसकी इम्पैक्ट को मिटिगेट या फिर एलिमिनेट कर पाएंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे। वो सारी चीज़ों के लिए हमें पैसे चाहिए, और ये पैसे कौन देगा? ये पैसे डेवलप्ड देश देंगे, डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। तो ये लॉस एंड डैमेज फंड जो है ये ऑपरेशन में आ चुका है। अनफॉर्च्यूनेटली यूएसए जैसे कुछ देश हैं, यहां पर डायरेक्टली अगर बात करें तो यूएसए, देखिए यूएसए का कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में, या फिर नॉट क्लाइमेट चेंज आई वुड से, कार्बन एमिशन में यूएसए का एक लायंस शेयर वाला कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत बड़ा रोल जो है वो इन्होंने प्ले किया है, राइट। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले मीन्स एक लंबे समय से यूएसए जो है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया, तो तब से जो कार्बन एमिशन हुआ है तो उनको तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहिए, और बाकी की सारी चीज़ों में यूएसए जो है वो अपने आप को ग्लोबल लीडर दिखाता है। ग्लोबल पोजीशन पर टॉप लेवल पर बैठने की बात होती है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब ये मेजर क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़ की जब बात आती है तो यूएसए ये कहता है कि हम हमारे टैक्स पेयर के पैसे जो हैं वो ऐसे हम स्पेंड नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी और यूएसए ने ना के बराबर पैसे जो हैं वो दिए हैं। दिस इज़ नंबर वन थिंग टू नोटिस। नंबर टू, अगर एक देश जो है वो कम पैसे दे रहा है, इतना बड़ा देश, इट्स लाइक आप करोड़पति हैं और आप चैरिटी की बात आती है तो आप 10 रुपये ही देते हैं। अगर आप लेट्स से महीने में 10,000 कमाते हैं और अगर आपने महीने के अंदर लेट्स से 100 रुपये की चैरिटी की, तो दैट्स अ बिग थिंग, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ही टाइट सिचुएशन में चल रहे हैं और आपने 100 रुपये भी निकाले, दैट इज ऑल्सो ए बिग थिंग। लेकिन अगर आप हर महीने 5 लाख रुपए कमा रहे हैं और फिर आप 10 रुपए दे रहे हैं चैरिटी में, तो दैट इज ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बराबर नहीं है। तो सेम थिंग गोज विथ यूएसए हियर। एक तो उनका लायन शेयर है ये सारे कार्बन एमिशन में, ऊपर से पैसे वाला देश है, टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत कम पैसे दिए हैं। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स, ये एक चीज़ का इशारा है कि शायद यूएसए जो है वो इस चीज़ को लेकर उतना ज़्यादा कमिटेड नहीं है। और यूएसए जब भी कोई स्टैंड लेता है तो इस प्रकार की जो समिट्स होती है उस पर एक इम्पैक्ट आती है पूरी प्रोसेस पर। अभी हमने कुछ दिन पहले ही बात की थी ना कि पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था तो उस समय पर ओबामा साहब जो हैं यूएसए के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने में यूएसए ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पर्सनली ओबामा साहब को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। ही प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि पूरी दुनिया जो है उसको इकट्ठा करने का काम, एक जो टीम थी तो उस टीम में यूएसए ने भी एक अच्छा रोल प्ले किया। लेकिन उनके बाद आए मिस्टर ट्रंप, और मिस्टर ट्रंप ने तो पेरिस एग्रीमेंट से ही यूएसए को निकाल दिया। अब यूएसए में नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होने वाले हैं, राइट, 2024 के इलेक्शंस। और अगर पॉलिटिकल ट्रांजिशन होता है, अगर लेट्स से बाइडेन साहब जाते हैं और उनकी जगह पर लेट्स से ट्रंप साहब आते हैं, तो फिर से अभी तक जो मेहनत की जो कोशिश चल रही है तो उस पर एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेक और हमें देखने को मिलेगा। और आज हमारे पास वक्त नहीं है, 2030 तक बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, वरना चीज़ें जो हैं वो बहुत हाथों से चली जाएगी। फिर ग्लासगो 2021 की जो मीटिंग हुई, राइट, ग्लासगो इज इन स्कॉटलैंड, तो नेट ज़ीरो की बात हुई, राइट। लगभग डेवलप्ड देशों ने 2050 का कहा है, चाइना ने 2060 का टारगेट रखा है, भारत ने 2070 का टारगेट रखा है, ठीक है, कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो इकोनॉमी बन जाएंगे। उस समय पर मोदी साहब ने एक क्लियर चीज़ बताई थी। उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार के जो नेट ज़ीरो के कमिटमेंट है ना, ये तभी पॉसिबल हैं जब डेवलपिंग देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाए, और दूसरी चीज़ डेवलपिंग देशों को फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए। ये दो चीज़ें अगर जेनरसली प्रोवाइड की जाएगी तो ये सारे नेट ज़ीरो के कमिटमेंट्स जो हैं वो अचीव हो पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये कमिटमेंट्स जो हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे।
तो यहां पर जो स्टेटमेंट दिया है, इट्स नॉट लाइक कि आप पैसा देंगे तो ही हम काम करेंगे। उन्होंने प्रैक्टिकल बात बताई है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो खुद के बलबूते पर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते, इसके लिए अलॉट नहीं कर सकते। और इंडिया ने एक ऑफर दी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने COP28 में कहा है कि COP33 की मीटिंग जो है वो इंडिया होस्ट करने के लिए तैयार हैं। आज से 5 सालों के बाद ये होगी। अभी COP28 चल रही है, तो +5 = 33, राइट। तो COP33 की होपफुली मीटिंग जो है वो भी हमारे देश में होगी। अब दोस्तों ये वाला आर्टिकल जो है ना, कोल का अनकोल, विल टॉक अबाउट इट बिट लेटर ऑन। पहले ये वाला आर्टिकल देख लेते हैं, वरना फिर कंटिन्यूएशन में बातचीत होगी तो फिर सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएगी। अनसेफ ब्रिजेस, आर्मी ने अमृतसर का जो एक रूरल बेल्ट है, तो यहाँ पर एक ड्रेन्स बनाई थी। ये ड्रेन्स बनाने के पीछे पहला जो रीज़न था वो ये था कि इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए ये ड्रेन्स बनाई थी, और दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है वो ड्रेनेज के माध्यम से निकल जाए। तो ये 2 पर्पस के लिए ये बनाई थी। और ये जो ड्रेन्स हैं तो उसके ऊपर ब्रिजेस बनाए थे। अब ये ब्रिजेस जो हैं ये 125 जितने गाँवों को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये जो ब्रिजेस हैं इनमें सेफ्टी का फीचर नहीं है। ना तो कोई ग्रिल्स हैं, ना तो कोई पैरापेट्स हैं, ना तो कोई गार्ड रेल्स हैं। और इसकी वजह से लोकल रेसिडेंट्स जो इन ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं उनका जीवन जो है वो इन डेंजर हो जाता है, उनका जीवन जो है वो खतरे में आ जाता है। अब देखिए, ये जो अनसेफ ब्रिजेस है ना, इसमें 2016 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। 7 बच्चों की, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों की मृत्यु हो गई थी। उसमें हुआ ऐसा कि ये जो बस हैं वो इस ब्रिज से गिर गई और इसकी वजह से 7 बच्चे जो हैं उनका निधन हो गया। यू कैन इमेजिन कि उनके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी। आज भी, राइट, आई कैन टेल यू कि आज भी उनको एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि उनको अपने बच्चों की याद ना आ रही हो। लेकिन ये इतने बड़े इंसिडेंट के बावजूद भी कोई करेक्टिव एक्शन जो है वो नहीं ली गई। मैटर जो है वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंच गई, राइट। और ये जो इंसिडेंट है इसकी वजह से बहुत बड़ा पब्लिक आउटरेज हुआ, स्टेट वाइड एक्शन लेने की बात हुई, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन फाइनली ये जो महावा ट्रेजेडी है, इसका नाम है महावा ट्रेजेडी, तो ये महावा ट्रेजेडी जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर भी नहीं डाली गई, कोई इसका दोषी नहीं ठहराया गया। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के इस चीज़ को लेकर काफ़ी कम अवेयरनेस है। अब रिपेयर का काम जो है वो यहाँ पर स्टॉल्ड है। ये ब्रिज जो है, बहुत सारे ब्रिज ऐसे हैं वो कभी भी टूट सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में है। लेकिन रिपेयरिंग का काम जो है वो ज्यूरिसडिक्शन डिस्प्यूट की वजह से अटका हुआ है। और 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी ना हमने, हमारे देश ने पाकिस्तान पर, उस समय पर जो गांव वाले हैं तो उनको इवैक्यूएट जो है वो किया गया और ट्रैक्टर्स भर भर के, ट्रैक्टर्स के ट्रेलर जो है वो भर भर के लोगों को इन्हीं ब्रिजेस के ऊपर से निकाला गया था। उस समय पर सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन आज हम बैठकर सोच सकते हैं, जस्ट इमेजिन कि उस समय पर अगर ये ब्रिजेस जो हैं उनमें कोई हादसा हो जाता तो कितने सारे लोग जो हैं उनका परिवार और उनकी जान चली जाती। तो दिस इज एन इंडिकेशन, ये महावा ट्रेजेडी और उसके बाद ये ब्रिजेस की आज जो हालत है ज्यूरिसडिक्शन को लेकर, जो तू मैं चल रही है, ब्लेम गेम चल रही है, तो दिस इंडिकेट्स के इस प्रकार की चीज़ों को लेकर हमारे देश में अवेयरनेस कितनी कम है। जब ट्रेजेडी होती है उसके बाद एक्शन ली जाती है, राइट। इट्स ऑलवेज रिएक्टिव अप्रोच, यानी कि हादसा होने के बाद एक्शन लेना। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रोएक्टिव अप्रोच, कि हादसा हो उससे पहले हम चीज़ों को अवॉइड करें। और ये सारी चीज़ें ऐसी है जो अवॉइडेबल हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर इन चीज़ों पर हमारा ध्यान ही नहीं है, हम इन चीज़ों को रजिस्टर ही नहीं कर पाते, अगर वहाँ से कोई पढ़ा लिखा इंसान निकल रहा है या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निकल रहे हैं, कोई ऑफिसर्स निकल रहे हैं और उनके दिमाग में ही ऐसा नहीं है कि ये सेफ़ है, सेफ़ नहीं है, अगर उनके अंदर ही वो चीज़ नहीं है तो फिर वो कभी स्टेप्स ही नहीं उठाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली लोगों के अंदर भी अवेयरनेस की कमी है, और जिन लोगों के अंदर अवेयरनेस है इन चीज़ों की वो आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी सैड थिंग, सैड रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। कोल का अनकोल, दैट इज़ द जनरल आइडिया।
राइट। अगेन कार्बन एमिशन और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ी हुआ एक टॉपिक है। ग्लोबल रिन्यूएबल्स और क्लीन एनर्जी सेक्टर की बात करें तो हमारा देश भारत जो है ये एक ब्राइट स्पॉट है। हमारे देश का RE यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो पता है कितना बड़ा हो गया है? हम 132 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा कर रहे हैं। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये आंकड़ा इतना बड़ा इसीलिए आपकी स्क्रीन पर है ताकि ये आंकड़ा जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये फैक्ट जो है, ये फिगर जो है वो आपके दिमाग में क्लियरली होना चाहिए। 2030 तक हमारे देश का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है कि हम 132 गीगावाट अभी कर रहे हैं ना, 450 गीगावाट 2030 तक हम रिन्यूएबल सोर्स से पैदा करेंगे। और आज टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें से 43% इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये इसको एनर्जी बास्केट कहते हैं। टोटल अलग अलग जो सोर्सेस से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं तो उसमें से 43% इलेक्ट्रिसिटी हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेस से पैदा कर रहे हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेस। और 2030 तक ये 43% जो है ये 50% को भी क्रॉस कर जाएगा। अब इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि भारत ने COP28 की एक जो प्लेज है स्टडी ग्लोब्स पर लॉन्च किया था हमने, इसको भारत ने साइन नहीं किया, इसको रिजेक्ट किया। उसके रीजंस मैंने वहां पर एक्सप्लेन किए हैं। यहां पर आप सिर्फ ये आंकड़ा समझ लीजिए कि 2030 तक दुनिया ये चाहती है कि हम 11,000 गीगा, हम यानी कि पूरी दुनिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 11,000 गीगावाट जो है वो मीन्स 11,000 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करें बाय 2030। इसके लिए अभी तक के जो टारगेट्स हैं ना उनको 3 गुना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर ये आंकड़ा जो है वो हम अचीव कर पाएंगे। अब भारत जो है ये ट्रेडिशनली पावर स्टार्व्ड इकोनॉमी है। आपको याद होगा जब बचपन में या फिर आज से 5-10 साल पहले आप देखेंगे तो लाइट जाने के इश्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहते थे। लाइट चली गई, लाइट आई, राइट। और जहाँ पर एनर्जी नहीं है तो वहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं आएगी, ऑफिसेस नहीं आएगी। तो हमारे यहाँ पर ये सिचुएशन थी आज से कुछ सालों पहले। लेकिन अब चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई हैं, राइट। लाइट जाने का जो है वो मीन्स पावर कट की वजह से या फिर पावर की कमी की वजह से कम, मेंटेनेंस अगर कर रहे हैं तो पावर कट किया है तो दैट इज़ समथिंग हो सकता है। लेकिन अब हम पावर सरप्लस हो चुके हैं और हमारे यहाँ पर एनर्जी की डिमांड जो है वो हर साल 8% से एक्सपांड हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर इस साल लेट्स से हमें 500 गीगावाट की ज़रूरत पड़ी फॉर एग्जांपल, तो नेक्स्ट ईयर 8% से अगर आप गिनेंगे तो हमें नेक्स्ट ईयर 540 गीगावाट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगेन 8% का ऑन एन एवरेज एडिशन। तो पावर जो है वो हर साल हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ कोल। अभी कोयले का इस्तेमाल जो है वो हमें करना ही पड़ेगा। ये चीज़ भारत ने प्लेज के समय पर भी और उससे पहले भी एक्सप्लेन की थी। जैसे मैंने फाइनेंस के बारे में आपको बताया ऑलरेडी, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो ग्लासगो में कहा था उस चीज़ को हमने डिस्कस किया, इज़न्ट इट। अब हमारे यहाँ पर हमारे देश की एक अच्छी बात जो समझनी है वो ये है कि हमने ये जो एनर्जी ट्रांजिशन है ना वो सेल्फ फाइनेंसिंग से किया है। प्राइवेट सेक्टर ने एक रोल प्ले किया। दूसरे देशों के पैसे, ऐसा नहीं है कि हमें चैरिटी में पैसे मिले, तो दिस इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। अब भारत जैसे देश को अगर डेवलप देशों की मदद मिलती है तो यू कैन इमेजिन कि हम हमारे टारगेट्स को कितना ईजिली टच कर पाएंगे और दुनिया के दूसरे देशों को भी हम एक रास्ता जो है वो दिखा पाएंगे। और इंडिया को इस चीज़ को क्लियरली दुनिया के सामने बता देने की ज़रूरत है कि देखिए फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट अगर आप हमें नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हम टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे। और भारत अगर टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा तो दुनिया टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सिंपल इज के दुनिया के 17-18% लोग जो हैं वो हमारे देश में रहते हैं। तो भारत का टारगेट अचीव करना जो है वो दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं यूक्रेन चैलेंज के बारे में। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है एज वी ऑल नो। लगभग अब मीन्स वी आर इन दिसंबर, राइट। ये जो फरवरी 2024 है ना, तो इसमें 2 साल हो जाएंगे। और यूक्रेन में अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि डिफेंस और पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे के कुछ क्षेत्रों में कुछ जगहों पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो वॉर और पॉलिटिक्स ये दोनों चीज़ें जो हैं इसका इंटरप्ले चल रहा है। इंटरनल फॉल्ट लाइंस हो चुकी है कि जो
मिलिट्री के लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो उनके बीच में कुछ कुछ जगहों पर हमें क्लैशेस देखने को मिलते हैं। प्रेसिडेंट जेलेंस्की के कुछ स्टेटमेंट्स और फिर उनके कमांडर इन चीफ जो हैं वहाँ की मिलिट्री के, तो उनका नाम है ज़ैलुज़नी। तो ज़ैलुज़नी साहब और जेलेंस्की साहब जो हैं उन्होंने कई बार एक दूसरे को पब्लिकली रिब्यूक किया है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग है, एक दूसरे के स्टेटमेंट्स के खिलाफ जा रहे हैं, राइट। सो दिस इंडिकेट्स के मिलिट्री और पॉलिटिकल ब्रिज जो है वो थोड़ा कमज़ोर हुआ है, और ये चीज़ जो है ख़ास करके एक ऐसा देश जो युद्ध की सिचुएशन में है, युद्ध में ऑलरेडी हैं, ऐसे देश के लिए ये चीज़ जो है वो बराबर नहीं है। दूसरी चीज़, लोगों का सपोर्ट, यूक्रेन के लोगों का सपोर्ट जो है वो जेलेंस्की साहब को लेकर अब थोड़ा वेव होने लगा है। कुछ करप्शन स्कैंडल्स की चीज़ें सामने आई हैं, और प्रेसिडेंट साहब की जो इमेज है वो थोड़ी अब ख़राब हुई है, छवि जो है उनकी ख़राब हुई है, और लोगों का परसेप्शन जो है जेलेंस्की साहब को लेकर अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। और अब लोगों का परसेप्शन जो है वो ख़ास करके जो कमांडर इन चीफ हैं ज़ैलुज़नी साहब, तो उनकी तरफ और ज़्यादा गया है, राइट। उनका सब मीन्स लोग जो हैं वो जनरल साहब को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या फिर उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में जो मिलिट्री जनरल हैं वही इलेक्शन को लड़े जेलेंस्की के सामने, और ऐसा हो सकता है कि जेलेंस्की साहब जो हैं वो हार जाए और ज़ैलुज़नी साहब जो हैं वो जीत सकते हैं। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आई एम जस्ट सेइंग, ऐसा पॉसिबल है। तो यूक्रेन के पॉलिटिक्स में ज़बरदस्त शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपके दुश्मन के इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं तो आपके लिए तो ये फ़ायदा है। तो रशिया जो है वो इस पर्टिकुलर इंटरनल चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है, इसको एक्सप्लॉइट भी कर रहा है, राइट। इसी के साथ साथ रशिया जो है वो ये भी दिखा रहा है कि देखिए वेस्टर्न देशों पर, खास करके यूएसए और नेटो पर अगर आप निर्भर रहेंगे तो आपके साथ यही होगा, आपका देश जो है वो बिखर जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट। तो रशिया अपना एक मीन्स अपना परसेप्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग परसेप्शन जो है वो क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पर रशिया ही बेस्ट है आपके लिए, सभी के लिए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, राइट। लेकिन ऑफ कोर्स एज फार एज यूक्रेन इज कंसर्न तो बहुत ही क्रिटिकल क्रॉस रोड्स पर खड़ा है ये देश। इंडिया, disability, inclusion, and the power of buy. There need to be more inclusive opportunities and employment in the rural areas as a majority of persons with disabilities live here. Disability जो है एक प्रकार की लोगों की आइडेंटिटी बन जाती है, और डिसेबल जो लोग होते हैं जिनको हमारे देश में तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छा नाम दिया है, दिव्यांग, कि ये विकलांग नहीं है, ये लोग दिव्यांग हैं। तो एक बहुत ही मीन्स शुरुआत ही जो है वो बिलीफ से होती है, कई बार मैंने कहा है ना। तो यहाँ पर इनको एक अलग नज़रिए से देखना जो है दैट प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और हर जगह पर आप देखेंगे सोसाइटी में जो दिव्यांग हैं उनको काफ़ी वल्नरेबल कंसिडर किया जाता है। इकोनॉमी वाइज जनरली ये माना जाता है कि वो केपेबल नहीं है, और जेंडर वाइज भी काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं वो उनको फेस करने पड़ रहे हैं। अब देखिए ग्लोबल आंकड़ा, दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 8 बिलियन है, अप्रॉक्स 8 बिलियन। और इस 8 बिलियन में से दोस्तों 1.3 बिलियन यानी कि हमारे देश की जितनी पॉपुलेशन है ना, इतने लोग यू कैन से दुनिया के 17 से लेकर 18% जितने लोग जो हैं वो डिसेबल हैं। आज अभी हम बात कर रहे हैं तो इस पृथ्वी पर 17 से 18% लोग जो हैं वो किसी ना किसी प्रकार की डिसेबिलिटी जो हैं उसको फेस कर रहे हैं। और ये जो आंकड़ा है उसमें से 80% जितने लोग जो हैं वो डेवलपिंग देशों में जीते हैं, और डेवलपिंग देशों में जो टोटल दिव्यांग हैं तो वो 70% जो है वो रूरल एरिया में आपको देखने को मिलते हैं। और हमारी पूरी सिस्टम जो है वो पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटीज के लिए क्रिएट की गई है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप हमारे देश की बस को ऑब्जर्व कीजिए, राइट। अगर आप दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में रहते हैं या फिर मुंबई में रहते हैं तो शायद वहाँ पर आपके वहाँ पर बड़े शहरों के अंदर कुछ जगहों पर ऐसी बसेस आपको देखने को मिलती हैं, जैसे आपको लंदन या फिर न्यूयॉर्क में देखने को मिलती हैं कि डिसेबल जो है वो ईजिली अंदर आ जा सकता है। लेकिन आप इन जनरल हमारे देश के शहरों में ट्रैवल कीजिए, यू विल फाइंड
कि हमारे देशों की जो बसेस है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो डिसेबल फ्रेंडली नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पैरों पर चल नहीं सकता, क्या वो उस बस में इजीली आ जा सकेगा? द आंसर इज़ नो। दूसरी चीज़, हमारी ट्रेन्स को देख लीजिए, ट्रेन्स और रेलवे प्लेटफॉर्म्स को देख लीजिए, क्या एक डिसेबल व्यक्ति जो है वो ईजिली चढ़ और उतर पाएगा? द आंसर इज नो। पुलिस स्टेशंस को देख लीजिए, कोर्ट्स को देख लीजिए, एंड प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बिल्डिंग्स जब बन रही हैं तो प्राइवेट बिल्डिंग्स की परमिशन कौन देता है? लोकल गवर्नमेंट ही देती है ना। तो अब देखिए कि क्या वहाँ पर डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट? स्कूल में आप देख लीजिए, पार्किंग लॉट पे, हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश में जो पूरी सिस्टम है ये पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटीज़ के लिए, जो हम जनरली कहते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए सिस्टम क्रिएट की गई है। जो डिसेबल्स हैं उनके लिए कोई सिस्टम है ही नहीं, या फिर ना के बराबर फैसिलिटीज़ हैं। और अगर आप ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ेगी, एजुकेशन और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिलेगी, और सोशल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भी उनके साथ बहुत ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ अ थिंग। मेरे आप जानते होंगे, मैंने कई बार मेंशन किया है कि मेरे एक दोस्त हैं, ही इज़ दिव्यांग और इज़ वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट पर्सन एवर। उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, इट्स आउटस्टैंडिंग। हमारा पूरा ग्रुप जो है, जब भी वो हम बैठते हैं तो हम बस हंसते ही रहते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं उनके पास। और बेसिकली उनको पोलियो है, राइट? तो उनके पास उन्होंने अभी जो कार ली, ही इज़ डूइंग वेरी वेल फाइनेंशियली, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ है। ही हैज़ क्लियर्ड यूपीएससी की प्रीलिम्स भी उन्होंने क्लियर की थी, मेंस एग्जामिनेशन तक पहुंचे थे वो। तो यू कैन इमेजिन के मीन्स पढ़ा लिखा बंदा है ये। और पहले उनके पास पुरानी कार थी, राइट, मैनुअल। तो मैनुअल का, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, जो उनके पास मैनुअल कार थी, अब मीन्स उस समय पर उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी कि वो अपने लिए ऑटोमेटिक कार ले सके। मैं बात करूं आज से 7-8 साल पहले की बात है। तो ही यूज्ड टू ड्राइव दिस, उस समय पर जो मैनुअल कार थी, तो उन्होंने जुगाड़ करके उसमें हैंड गेयर्स लगवा दिए कि आप जो क्लच है वो हाथ में आ जाए। इस प्रकार से उन्होंने, कोई एक दूसरा ऐसा दिव्यांग व्यक्ति है, उसने ही ये एक चीज़ बनाई मीन्स डिसेबल्स के लिए। तो फिर ये अपनी कार में जाकर वो चीज़ जो है वो फिट करवा कर आ गए। अब ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर उनका एक्सीडेंट होता है, राइट, तो इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना, उनको इंश्योरेंस नहीं देगी। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने कार में इस प्रकार के चेंजेस करवाए हैं। और इंश्योरेंस कंपनीज ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि जो आरटीओ हैं, लोकल आरटीओ, या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मोटर व्हीकल एक्ट के, उसमें कभी ऐसी चीज़ें सोची नहीं गई। मीन्स उसमें यही है कि भाई आप दिव्यांग हैं तो आप कार चला ही नहीं सकते, ऐसा। तो देखिए कितने लेवल का डिस्क्रिमिनेशन। अब ये बंदा, क्योंकि ये जो मेरे दोस्त हैं वो कार चला सकते हैं, अभी तो उनके पास ऑटोमेटिक है, तो मीन्स जब उन्होंने ऑटोमेटिक ली तो वी वर सो हैप्पी कि भाई वो मैनुअल शिफ्टिंग और ये सारी चीज़ों की झंझट गई, और वो आराम से ही कैन ड्राइव, लाइक मीन्स वो बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। तो मैनुअल जब थी ना, उस समय पर भी वो अपने फैमिली को लेकर 300-400 किलोमीटर आना जाना, वो सारी चीज़ें कर पाते थे। तो जस्ट इमेजिन कि अगर वो चीज़ें, सरकार ने इन सारी चीज़ों की सेंसिटिविटी रखी होती कि भाई इस प्रकार की चीज़ें हैं तो वी हैव टू प्रोवाइड देम, कि कुछ ऐसी मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनाए जिससे ये गेयर्स और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, सेफ्टी अगर है तो फिर लोग चला सकें। तो मीन्स दिस आर द थिंग्स, यू नो, कि पूरी सिस्टम, सिर्फ ऐसा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी लेवल पर भी आपको इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशंस देखने को मिलते हैं। आईएलओ का कहना यह है कि अगर जो दिव्यांग्स है ना, उनको अगर इंक्लूड किया जाए, उनका अगर इंक्लूजन हो, तो फिर जो जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी, उसमें 3 से लेकर 7% का एडिशन हो सकता है। इतना कंट्रीब्यूशन जो है वो उनसे हमें मिल सकता है। और भारत में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर एक आईडी कार्ड भी बनाया है, इसको कहते हैं यूनिक आईडी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यूडीआईडी इसको कहते हैं, यूडीआईडी।
इसकी स्थापना जो है वो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के तहत की गई थी, लेकिन इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस जो है वो कम है। जब भी कोई, जनरली हमारे यहाँ पर यही है ना कि जब भी हम कोई दिव्यांग को देखते हैं तो हम उन्हें चैरिटी की नज़र से देखते हैं कि भाई बेचारे बेचारे, ये सारी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स सिस्टम उनके लिए नहीं है तो ये बेचारे भी हैं, टू बी ऑनेस्ट, राइट। उनको हमें सेंसिटिविटी से ही देखना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये लोग केपेबल नहीं हैं। सी, उनके प्रति हमें एम्पैथी है, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन हमें यह नहीं समझना चाहिए कि उनके प्रति, मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि दे आर नॉट केपेबल, राइट। दे आर ऑल्सो एबल, दे आर ऑल्सो केपेबल। अगर उनको राइट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए देन दे कैन डू वंडर्स। तो इस समझ की जो है वो इन जनरल एक कमी जो है वो नज़र आती है। दूसरी एक चीज़ है, ये एक प्रोजेक्ट है, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा, इस पर से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ILO और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, IFAD, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और IFAD ने मिलकर विमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर महाराष्ट्र में एक स्कीम लॉन्च की। इसका नाम है स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका नाम है स्पार्क प्रोजेक्ट। स्पार्क प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जो दिव्यांग है ना, ऐसा एक दिव्यांग लीडर को सिलेक्ट किया जाता है और फिर इनको डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर के तौर पर उनको पहले ट्रेन किया जाता है और फिर उनको DIF बनाया जाता है। तो ऐसे जो DIFs हैं वो विलेजेस में जाते हैं, क्योंकि हमने देखा ना कि ज़्यादातर जो दिव्यांग हैं वो विलेज एरिया में, रूरल एरिया में आपको देखने को मिलता है। तो ये DIFs जो हैं वो स्टेक होल्डर्स के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, राइट। और कैसे महिलाएं जो हैं, डिसेबिलिटीज़ वाली महिलाएं, तो कैसे उनका आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनको इनका पार्ट बनाया जाए, कैसे उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। तो ये स्पार्क प्रोजेक्ट की वजह से जो एटीट्यूड है ना, उसमें एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट हमें देखने को मिला है, राइट। और बेसिकली बॉटम लाइन यही है कि इनका इंक्लूजन हो, और इसके लिए सबसे पहली शुरुआत है एटीट्यूडनल शिफ्ट, उसके लिए अवेयरनेस, उसके लिए समझ, ये सारी चीज़ें एक साथ जब मिलेगी तो, एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज के इस डिस्कशन से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो उसमें क्लैरिटी मिली होगी। एंड रिमेंबर, दिस पर्टिकुलर कोर्स इज़ अवेलेबल स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर। आपको लिमिटलेस लीडरशिप के साथ जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस कोर्स को आज ही अवेल कीजिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। And that's basically everything from my side. Thank you very much for your love and support. I will see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.